हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। तो आज हम करने वाले हैं बोर्ड पेपर का जो सॉल्यूशन अपना चल रहा था उसका सेकंड पार्ट का वीडियो अपन आज करने वाले हैं। सारे आगे वाले क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन में देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 11 तक अपन ने कर लिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 अपन को दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर अपन को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी मैं देखो डायग्राम बनाऊंगा इसका, तो आपको याद आ जाएगा कि इस तरह से एक चैप्टर अपन ने पढ़ा था। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है ये, ठीक है ना, और ये भी उसकी त्रिज्या है। तो ये दोनों आपका 21 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है ना, और ये चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो इस चाप का अपन को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, चाप जो भी अपन निकाल रहे थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र था अपने पास कि थीटा बटा 360 है ना, गुणा पाई आर स्क्वायर। ये उसका फॉर्मूला होता था किसका, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपने पास है 60 बटा 360 गुणा पाई का मान है 22/7 और आर का मान है 21 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये 6 के पार से 6 बार 36 कट जाएगा। तो अपने पास बच जाएगा यहाँ पे 1/6 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, ये बच जाएगा अपने पास, ठीक है ना। 7 के पार से 21 जाएगा 3 बार, और 3 से ये 6 जाएगा 2 बार, और 2 से ये 22 जाएगा 11 बार। तो हमारे पास बचा क्या, देखो हर के अंदर तो सब चीज़ें कट हो गई है, अंश के अंदर क्या क्या बचा है, 11 और 21 बचा है। 11 और 21, 11 और 21 को अपन को गुणा करना है। तो देखो 11 को 21 से गुणा करते तो 11 एकम 11, असल में फिर एक 11 दूनी 22 और एक 23, 231। क्या कुछ और बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर अपन एक लंबवृत्तीय बेलन बनाते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं अपन। देखो बेलन इस आकार का होता है ना, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, वृत्त होते हैं, वृत्त दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये कह रहा है इसका जो आधार है, आधार मतलब इसका वृत्त की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, देखो बेलन के, या फिर सबसे पहले ऊंचाई लिख लो जो दे रखी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जिसको एच से लिखते हैं अपन, इसका मान दे रखा आपको 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर आपको दे रखा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखना है अपन को बेलन के आधार का, आधार का क्षेत्रफल, ये आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब इसमें अपन को त्रिज्या नहीं दे रही, तो जो त्रिज्या है वो अपन यहाँ से निकालेंगे। देखो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इसका होता है वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बराबर आ जाएगा 154, है ना। अपन को आर का मान निकालना, तो पाई यहाँ पे है गुणा में, उसको भाग में भेज देंगे उधर, तो 154 बटा पाई ये हो जाएगा। और पाई का मान 22/7 रखेंगे, और पाई यहाँ पे बटे में है, तो 22/7 यहाँ रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 बटा पाई। क्योंकि पाई का मान देखो यहाँ पे 154 था, इसमें से रखेंगे 22/7, तो ये 7 जो है हर के अंदर एक और हर है, तो ये जो हर है ये ऊपर अंश से गुणा हो जाता है, तो ये 7 घूम के ऊपर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसको 2 के पार्ट से कट कर लेते हैं अपन, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7 बार, फिर एक बचेगा 7 बार, ठीक है। और नीचे ये जाएगा आपका 11 बार 2 के पार्ट से, फिर 11 के पार्ट से ये जाएगा आपका 7 बार, तो 7 गुणा 7 बचा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 7 गुणा 7। तो आर का मान अपने पास आ जाएगा अंडर रूट 7 गुणा 7, और अंडर रूट से बाहर कौन निकलेगा, जिसका जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे 7 का एक जोड़ा बन रहा है, अंडर रूट के अंदर कुछ नहीं बच रहा, तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन, अतः बेलन की, बेलन की त्रिज्या बराबर आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आ गई। अब अपन को क्या याद करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को याद करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है इसका, 2πr/h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे मान रखो, देखो 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान अपने पास 7 आ गया है, और ऊंचाई अपन ने सबसे पहले लिखी थी यहाँ पे देखो 15, ठीक है ना, तो ये आ गई 15, तो ये 7 से 7 कट गया, है ना, 22 दूना हो गया 44, तो यहाँ पर अपने पास बचा 44 गुणा 15, 15 को गुणा करो इससे, तो 15 चौक क्या होता है, तो 15 चौक होता है 60, जीरो
असल में 6 गया, फिर 15 चौक 60 और 6 66, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना इसलिए सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया अपने पास 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको लास्ट में लैंग्वेज में लिख देना है। इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से ये करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अपन को सारणी दे रखी है ना, एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है अपन को, और अपन को माध्य ज्ञात करना है। देखो जो सारणी है इसकी हेल्प से अपन को एक और सारणी बनानी है। यहाँ पे अपन बनाते हैं। देखो सबसे पहले अपन को दे रखा है यहाँ पे एक्स आई लिख देता हूँ मैं ना। सबसे पहले एक्स आई, जो एक्स वाला लिखा हुआ उसको एक्स आई बोलते हैं। तो एक्स आई में सबसे पहले अपने पास है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर एफ आई दे रखा है अपन को, तो एफ आई में है अपने पास 8, 6, 12, 7, 5 और 5 के बाद है 6, है ना। अब अपन को क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई निकालना है, या फिर एफ आई एक्स आई जिसको अपन बोलते हैं। एफ आई एक्स आई अपन को निकालना है, मतलब इन दोनों को गुणा करना है। तो 5 को 8 से गुणा करेंगे 5 8 40, 6 को 6 से गुणा करेंगे 6 6 36, 12 को 7 से गुणा करो तो 7 दूनी 14, 1 7 3 7 8, 12 7 84 हो जाएगा। 7 8 क्या हो जाता है 56, 5 9 45 और 10 को 6 से किया तो 60। ये एफ आई एक्स आई आ गया अपने पास। ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर निकालना, देखो आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधि अपन ने पढ़ी है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, है ना। तब ये जो है क्वेश्चन 2 ही नंबर का है, तो अपन को यहाँ पे सीधी प्रत्यक्ष विधि लगानी है, क्योंकि जल्द से जल्द अपन को सोल्व करना है इसको। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन को एक तो एफ आई चाहिए, सिग्मा यानी कि इन सब का जोड़, इन सब का सम, इन सब का योग, और एफ आई एक्स आई वाले सबका योग चाहिए अपन को। तो देखो यहाँ पे सबको जोड़ते हैं अपन। सबसे पहले जोड़ ले, तो 8 और 6 कितने होंगे 14, है ना। 14 और 12 कितने हो जाएंगे, तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 और 10 अपने पास हो जाएंगे 26। ठीक है, 26 में फिर अपन को 7 जोड़ना, तो 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30, और 30 और 3 33, 7 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 और 5 कितने हो गए 38, 38 और 6 कितने हो गए 44, 44, यानी सिग्मा एफ आई अपने पास आ गया 44, 44। अब इसको जोड़ो, देखो इधर इकाई के अंग में 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, तो 21 का एक असल का 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, है ना। 17 और 5 कितने हो गए 22, 22 और 4 26, 26 और 6, 26 और 6 अपने पास हो जाएंगे 32, तो ये आ जाएगा 321 सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। ठीक है ना। अब अपन को माध्य याद करना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, आता है माध्य यानी कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया 321 और इसका मान आया 44। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। देखो 44 का भाग लगाओ, ये किसी के पार्ट से कट रहे हैं क्या, तो 11 के पार्ट से कटेंगे क्या, ये 11 के पार्ट, देखो 11 का भाग अगर 321 में लगाएं तो यहाँ पे 11 दूनी 22 ही जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा 0 और 1 और 1 101, 101 तो आता नहीं है, तो कटेगा नहीं, तो अपन को 44 का भाग लगाना पड़ेगा 321 में। ठीक है, तो 32 छोटा हो गया, 321 ही देखेंगे अपन। तो देखो 44 के पार्ट में अगर मैं 44 को मान लो 6 से गुणा करता हूँ, 44 का पार्ट 6 बार, तो 6 को 24, 2 24 और 2 26, 2 से बाद 64 आएगा। फिर 44 को 8 से करो, 8 चौक 32, असल में 3, 32 और 3 35, 352 आ रहा है। तो 7 से गुणा करके देखो, 7 से गुणा करेंगे अपन, 44 का पार्ट 7 बार बोलेंगे तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, 308 और 8 बार आ रहा है 352, तो 308 अपन यहाँ पे लिखेंगे, है ना। कितनी बार आया 7 बार। अब माइनस करेंगे इसको, तो देखो 11 में से 8 गएंगे, 9 10 11 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 0 गया 1, 13 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब 130, तो 44 का पारा अगर मैं 3 बार बोलूँ, 4 के 12, 12 और 1 13, तो 132 आ रहा है। तो 2 बार बोलो तो 8 और 8 88, तो 7.2, 7.2 अपने पास इसका माध्य आ गया 7.2, ये इसका आंसर। इस तरह से आपको जल्द से जल्द इसको सोल्व करना है। ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप इसको वापस ही चेक कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। बाकी तो मैंने स्पीड में करा है, तो हो भी सकता है कि इसमें प्रॉब्लम हो जाए। बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर जो है मेन, ऐसे क्वेश्चन में माध्य बहुलक में कैलकुलेशन ही मेन है। ठीक है ना। तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक आ जाए, और आपको भी अलर्ट रहकर ही इन क्वेश्चंस को करना है। जो माध्य बहुलक वाले हैं इनमें कैलकुलेशन को बहुत ही अलर्ट होकर करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक ही इसमें 99% होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। 6 फलक हैं, उस पर लिखा हुआ देखो ABCDE और ए यहाँ पे 2 बार है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम अपने पास कितना आ जाएंगे 6 आ जाएंगे।
ठीक है ना। तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 6, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन। फिर ये कह रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ए प्राप्त हो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले आपको लिखना है कुल परिणाम, कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं 6, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6, 6। फिर अपन को फर्स्ट क्वेश्चन करना है किसकी प्रायिकता, कि ए प्राप्त हो। प्रायिकता अपन को किसकी प्राप्त करनी है, ए की। तो प्रायिकता किसकी, ए प्राप्त हो, है ना। ये इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो इन पासों में ए कितनी बार है, ए कितनी बार है, 2 बार। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 हो गए। और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 6 है ना। इसको कट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन इसी का दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अपन को डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो डी प्राप्त, डी कितने हैं यहाँ पे, 1 है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा पी प्रायिकता किसकी, डी प्राप्त होने की। तो डी प्राप्त हो, ठीक है ना। इसकी प्रायिकता अपने पास आ जाएगी 1/6। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पर एक ही है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। सबसे पहले जो ऑप्शन में अथवा में अपन को दे रखे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 16वां, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। ठीक है ना, कितने गुणज है आपको ज्ञात करना होगा। देखो 10 और 250 के बीच में कितने गुणज है, देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो देखो 10 और 250, 10 से 250, इनके बीच में 4 के गुणज, यानी ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में आती है, वो अपन को देखना है। तो 10 के बाद 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या कौन सी होगी, वो होगी 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, इस तरह से चलती जाएगी कहाँ तक, 250 तक। तो देखो अब 250 तक अपन को वही संख्या लिखनी है जो 4 की गुणज हो, यानी कि जिसमें 4 का भाग लगता हो। तो क्या 250 में 4 का भाग लगता है, नहीं लगता। 249 में 4 का भाग लगता है, नहीं लगता। 248 में 4 का भाग लगता है। तो यहाँ पर जो लास्ट पद होगा, अंतिम पद, वो हो जाएगा अपने पास 248। ठीक है ना, क्योंकि 250 में भी 4 का भाग नहीं लग रहा और 249 में भी नहीं लग रहा, और अपन को 250 से ऊपर नहीं जाना। तो 250 से नीचे 4 का गुणज कौन है, 248। तो 12 से 248 तक की जो अपने पास नंबरों की सूची बनी है, लिस्ट बनी है, इनका अपन को जो है पदों की संख्या निकालनी है। कितने पद हैं यहाँ पे, एन का मान अपन को निकालना है ना। 4 की कितने गुणज है, ये कितनी संख्या है, वो अपन को निकालना, मतलब पद निकालना है। तो यहाँ पे देखो ए का मान अपने पास आ गया है 12, डी का मान अपने पास आ जाएगा 4, सब में 4 4 का गैप है, और ए एन का मान अपने पास है 248। अपन को एन का मान ज्ञात करना है, क्योंकि एन को ही पदों की संख्या बोला जाता है ना। ए एन को पद का मान बोला जाता है, अंतिम पद का मान, जो कि अपने पास दे रखा है। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे अपन ए एन का, ए एन बराबर ए, इसको हटा देना, प्लस n-1 गुणा डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन का मान है 248, 248 बराबर ए का मान है 12, प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, डी का मान है 4, ये 12 प्लस का इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12, माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा n-1 गुणा 4। 248 में से 12 गया तो 236 बचेंगे, बराबर n-1 गुणा 4। अब ये 4 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, तो ये बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो इसको अपन लिखेंगे 236/4 बराबर n-1 इधर बचा। 236 में 4 का भाग लगाओ तो 4 पंजे 20 और 4 9 36, 59 आएगा, और इधर बचेगा n-1, ये एक माइनस का, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 59 + 1 बराबर n, यानी n का मान अपने पास आ गया 60। यानी कि 10 से लेकर 250 के बीच में 60 संख्या ऐसी हैं जो 4 की गुणज है। ये आपको लास्ट में लाइन लिखनी है कि 10 से 250 के बीच में 4 की गुणज की संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है ना, ये आपका हो गया 16वां क्वेश्चन। इसका अथवा वाला भी अपन देखेंगे। देखो इसका अथवा वाला अपन को दे रखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या किसको बोलती है, विषम संख्या किसको बोलते हैं, विषम संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिनके जोड़े नहीं बनते, जो अकेली संख्या होती है, जैसे कि 1 3 5 7 9 11, इनको अपन विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखो 0 से 50 तक चलना है, तो 0 के बाद सबसे पहले विषम संख्या आ गई 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से चलती जाएगी, कहाँ तक, 50 तक जाना है। तो 50 के इकाई अंक 0 है, यानी उसमें 2 का भाग लगता है, यानी कि वो संख्या जोड़ों में आती है। तो 50 जो है वो सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। 50 से छोटी विषम संख्या कौन है, 49। तो अपन को 49 तक यहाँ पे जाना है। तो ये नंबरों की सूची बन गई, एपी बन गई एक। यहाँ पे देखो ए का मान है 1 और डी का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी का मान 2 आएगा, सब में 2 2 का गैप है ना। और यहाँ पे वापस ए एन का मान अपन को दे रखा है 49। ठीक है, ए एन का मान कितना है, 49। अब देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है कि विषम संख्याओं का योग, यानी एस एन ज्ञात करना है, एस एन। ठीक है ना, एस एन अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एस एन के लिए अपन को एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन का मान अपन ज्ञात करेंगे सबसे पहले किस सूत्र से, ए एन के सूत्र से। ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ए एन का मान है 49 बराबर ए का मान है 1 प्लस n-1 गुणा डी का मान है 2। तो ये एक इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 49 - 1 बराबर n-1 गुणा 2। 49 में से 1 गया तो 48 बराबर n-1 गुणा 2। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 48/2, तो ये हो जाएगा n-1, और 48 में 2 का भाग लगाएंगे तो 24 बराबर n-1, एक इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
तो 24 प्लस 1 बराबर n, और n का मान यहाँ पे आ गया अपने पास 25। n का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब अपन को योग ज्ञात करना है ना, इन संख्याओं को क्या करना है? योग ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है। SN का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये SN का सूत्र होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास अंतिम पद भी है, तो अपन अंतिम पद वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, अंतिम पद। ठीक है ना, a प्लस an, वो उससे भी ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, और उससे शॉर्ट में होगा। तो देखो यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास, n का मान है 25, तो यहाँ पे लिख दो S25 बराबर 25/2 2a, 2 गुणा 1, a का मान 1 है, प्लस n का मान है 25 माइनस 1, तो 24 बन जाएगा, और d का मान अपने पास है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, प्लस 24 को 2 से किया तो 48, और 48 और 2 कितने हो गए? 50 हो गए। तो ये हो जाएगा 25/2 गुणा 50, और ये 2 से 50 गया 25 बार। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625। 25 को 25 से गुणा करेंगे, देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार। 25 को 25 से गुणा करना है तो 25 50 75 100 125, तो 5 इधर जाएगा, 12 हासिल में जाएगा, 25 दूनी 50 और हो जाएगा 62, तो 625 यहाँ पे इसका आंसर आ गया। यानी पदों का 0 से 50 के बीच की विषम संख्या का योग कितना होता है? 625 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्देशांक अपन को दे रखे, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अब समांतर चतुर्भुज, ये अपना 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है ना, 7वां चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि बिंदु ABC जो है समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना देते अपन। ये है समांतर चतुर्भुज है ना, ABC और D। A के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं यहाँ पे 6,1, B के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं 8,2, C के निर्देशांक है 9,4, और D के निर्देशांक है P,3। ये ठीक है ना, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, और इसमें अपन को P का मान ज्ञात करना है। तो देखो अब इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है, इसमें अपन को कंसेप्ट लगाना विकर्ण का। ऐसे ये और ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जो है मध्य बिंदु है, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है ये, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसके निर्देशांक निकालेंगे पहले मध्य बिंदु के। ठीक है, तो यहाँ पर A और C के निर्देशांक दे रखे हैं, तो अपन मध्य बिंदु के यहाँ पे निर्देशांक निकालेंगे। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का जो सूत्र है वो आपके पास ये होता है कि मध्य बिंदु निर्देशांक इसका सूत्र होता है आपका x1 प्लस x2/2, और y के निकालने तो y1 प्लस y2/2। ये निर्देशांक निकालने का सूत्र है। ठीक है ना, ये आपका x1 का मान है, ये y1 का है, ये x2 का है, ये y2 का है। तो अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल देंगे यहाँ पे O के। ठीक है ना, तो इसमें देखो x1 है 6 और x2 है 9/2, y का ले तो y है 1, y2 है 4/2। इसमें आ जाएगा 6 9 और 6 कितने हो गए 15/2, और ये हो जाएगा 5/2। तो ये निर्देशांक आ गए मध्य बिंदु के, है ना। AC विकर्ण के मध्य बिंदु क्या है, अब अपन BD के निकालेंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार लिख के इसी प्रकार ये किसके लिए था, विकर्ण AC के लिए। अब अपन निकालेंगे विकर्ण BD के लिए। ठीक है, तो विकर्ण BD के लिए देखो वापस, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे x1 y1 आ जाएगा अपने पास। तो x1 का मान अपने पास है यहाँ पे 8, x2 का है P/2, ये x के निर्देशांक आगे, y के निकालने के लिए 2 + 3/2, तो ये हो जाएगा 8 + P। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ पे रहेंगे 5/2। ठीक है ना, तो देखो अब ये जो दोनों बिंदु है ना, वो किसके हैं, ये भी निर्देशांक है बिंदु O के, और ये भी निर्देशांक है बिंदु O के, क्योंकि दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु O ही है ना। ये दोनों जो विकर्ण है उनका मध्य बिंदु क्या है, O ही है। मतलब कि ये जो निर्देशांक है वो भी O की है, और ये जो निर्देशांक अपने पास है वो भी O की है, दोनों सेम है। ठीक है ना, इसलिए देखो यहाँ पे y का मान सेम आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो निर्देशांक वो इक्वल होंगे, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। तो देखो यहाँ पे ये तो 5/2, ये भी 5/2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः ये दोनों निर्देशांक को बराबर कर देंगे अपन। अतः 8 + P/2 बराबर क्या हो जाएगा 15/2, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचा क्या अपने पास 8 + P = 15। इस 8 को उधर भेजेंगे तो अपने पास आ जाएगा P = 15 - 8, और 15 में से 8 को घटा देंगे तो 5 और 3 कितना बचेगा 7 बचेगा। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, और P का मान आपका पास आ गया 7। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है ना, अब इसमें देखो
इसमें वापस x1 y1 x2 y2 और अपन को जो अनुपात दे रखा है वो होता है m1 और m2। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबके मान लिख लेते हैं अपन। देखो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा वाला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं यहाँ पे। बिंदु का निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -1,7, एक तो ये बिंदु है ना, जिसको अपन ए मान लेते हैं। बी बिंदु के निर्देशांक है 4, -3, और यहाँ पे m1 और m2 का जो अनुपात है वो अपन को दे रखा है 2:3। ये इसके अपन को निर्देशांक याद करने जो इनको विभाजित कर रहा है बिंदु के। ठीक है ना, तो वो विभाजन सूत्र से अपन याद करेंगे। उसमें एक्स और वाई के जो निकालने का सूत्र है, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, वो है एक्स के लिए तो है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये उसका सूत्र है। तो m1 का मान अपने पास है यहाँ पे 2, तो 2 और x2, तो देखो ये x1 y1 x2 और y2, तो m1 x2 का मान है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है -1 बटा m1 प्लस m2, तो m1 और m2 कितना हो गया 2 + 3, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 3 बटा 2 + 3 5, 8 - 3 कितना हो गया 5, तो 5/5, तो x का मान अपने पास आ गया 1। इसी तरह से अपन को y का मान निकालना है। ठीक है ना, तो y के लिए देखो, y के लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 का मान वापस वही है 2, y2 का मान अपने पास है -3, y2 का मान कितना है -3, प्लस m2 का मान है अपने पास 3 और y1 का मान कितना है 7, और बट्टे में है m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 6, 2 × 6, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7 × 21 बटा 2 + 3 कितना हो गया 2 + 3 हो गया 5। अब 21 में से 6 को घटाओ, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा, है ना, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस करेगा बट्टे 5, तो y का मान अपने पास आ गया 3, यानी कि वो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अतः बिंदु के निर्देशांक कौन सा बिंदु, जो इनको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक। अतः बिंदु के निर्देशांक x का मान क्या आया अपने पास 1 और y का आया 3, 1,3। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि हमें एक वृत्त के परिगत बाहर जो है एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये चीज़ आपके इनके जो गुण हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो देखो इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाना है अपन को। एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे अपन यहाँ पे, देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, और ये जो है वृत्त के परिगत बना हुआ, वृत्त मतलब ऐसे ऐसे एक वृत्त है, ऐसे है ना, एक वृत्त के परिगत बना हुआ है। इसको मैंने नाम दे दिया A, B, C और D, और जहाँ पर ये वृत्त और समांतर चतुर्भुज के जो बिंदु मिल रहे हैं उनको मैंने नाम दे दिया P, Q, यहाँ पे ये मिल रहा है, यहाँ पे R और S। ठीक है ना, अब अपन को सिद्ध करना है ये जो ABCD है, दिया हुआ क्या है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है ना, AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो AC के बराबर है, ये अपन को दे रखा है। ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक बात, यहाँ पर अपन लिख देंगे इसको कि दिया है क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये हम जानते हैं, है ना। अब अपन को क्या सिद्ध करना है कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब इसकी चारों भुजाएं अपन को बराबर लानी है। तो अगर मैं AB को और AD को बराबर लेके आ जाऊँ, यानी दो आसन भुजाओं को बराबर लाना अपन को, AB को और AD को बराबर ले आऊँ या BC को CD को बराबर ले आऊँ, तो हमारे पास ये आंसर सोल्व हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे करना है। तो देखो अब ये व्रत है, यहाँ पर व्रत का अपन को प्रॉपर्टी लगानी है, व्रत के गुण लगानी है। ये व्रत है ना, और व्रत को ये देखो ये छूकर जा रही है एक बिंदु पर, तो ये AB जो है ये भी इसकी स्पर्श रेखा हो गई, AD भी स्पर्श रेखा, CD भी स्पर्श रेखा, और BC भी क्या होगी इसकी स्पर्श रेखा होगी। ठीक है ना, और ये जो सारे बिंदु हैं ABCD ये क्या है, बाह्य बिंदु है। तो व्रत की अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी कि व्रत पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये हमने प्रमेय पढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो AP है इसकी स्पर्श रेखा होगी, तो AP और AS जो है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो AP जो है वो किसके बराबर है, AS के। ठीक है ना, स्पर्श रेखा हो गई है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर ऐसे ही अपन लिखेंगे वापस यहाँ पे
ये 20 है, बाई बिंदु बी है, तो यहाँ से स्पष्ट रेखा क्या होगी, बीपी और बीक्यू, तो बीपी बराबर बीक्यू, ये होगी समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। फिर इस पर आ जाओ, तो सी क्यू और सी आर, ठीक है, सी क्यू और सी आर, तो अपने पास हो जाएगा ये सी क्यू जो है वो बराबर है किसके, सी आर के, समीकरण नंबर 3। ठीक है। और लास्ट में अपने पास बचा है डी एस और डी आर। ठीक है ना। डी एस जो है वो किसके बराबर है, डी एस बराबर है किसके, डी आर के। ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर इसको चाहो ना आप, तो इसको सी आर को सी क्यू कर देना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। सी आर जो है वो भी सी क्यू के बराबर है, और इधर डी आर जो है वो डी क्यू के बराबर है। ऐसे भी आप, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है तो किसी तरफ किसी को भी अपन लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 4। इन चारों का जो कारण है वो हो जाएगा वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है ना। ये इन सब का कारण हो गया। आगे बात समझ में। अब अपन को क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4, इन सबको जोड़ने पर है ना, यहाँ पे लिखना है अपन को, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर। अब देखो इनको जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या है, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये आ गया। इधर इधर आ जाएगा अपने पास ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी आर, डी आर आ चुका है, डी आर और डी एस, तो अपने पास हो जाएगा डी एस, यहाँ पे डी एस आएगा ना, डी आर जो है वो डी एस के बराबर है। ये डी एस आ गया अपने पास। इन सबको जोड़ना अपन। अब देखो कौन कौन जुड़ रहा है, तो एपी और बीपी जुड़ रहा है, तो फिगर के अंदर देखो यहाँ पे एपी और बीपी जुड़ रहा है क्या, ये देखो एपी और बीपी, ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, ए बी बन जाएंगे। एपी में बीपी जोड़ दूंगा तो ए बी बन जाएगा ये। ठीक है ना। देखो इसको कैसे करना आपको, एपी और बीपी, एपी और बीपी को अलग लिख लो आप, एपी प्लस बीपी, इस पर लगा दो ब्रैकेट, प्लस सी आर और डी आर जुड़ रहे हैं क्या, हाँ देखो सी आर और डी आर ये भी जुड़ रहे हैं, तो इस पर भी ब्रैकेट लगा दो, सी आर और डी आर, मतलब जिनके जोड़े बन रहे हैं उन पर आपको ब्रैकेट लगा देना है। अब यहाँ पे देखो ए एस, ए एस में बी क्यू जुड़ रहा है क्या, तो ए एस ये है, ए एस में क्या जुड़ेगा, डी एस, तो ए डी बनेगा। तो ए एस और डी एस को अपन को साथ में लिखना है, तो प्लस में है तो अपन इसको साथ में लिख सकते हैं, तो ए एस प्लस डी एस ये आ गया। और लास्ट में कौन बचा, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, बी क्यू प्लस सी क्यू, क्योंकि सब प्लस में ही है तो ये साथ में हो जाएगा। अब ए पी और बी पी क्या बन रहा था, तो ए पी बी पी देखो, ए पी और बी पी क्या बन गया, ए बी बन गया, क्या बन गया, ए बी, प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर क्या बन गया, यहाँ पे सी डी बन गया, सी डी बराबर ए एस और डी एस क्या बनेगा, तो ए एस देखो ये रहा, ए एस और डी एस ये क्या बन जाएगा अपने पास, ए डी बन जाएगा। तो ए एस और डी एस की जगह अपन क्या लिख देंगे, ए डी, प्लस बी क्यू और सी क्यू क्या बनेंगे यहाँ पे, तो ये देखो ये रही, बी क्यू और सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा ये बी सी। ठीक है, ये आ गया। अब ए बी और सी डी, तो यहाँ पे देखो अपन ने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज दे रखा था, क्या दे रखा था कि ए बी और सी डी बराबर है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अपन को दे रखा है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, आपको सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। तो मैं सी डी की जगह भी क्या लिख दूँ, ए बी लिख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस ए बी बराबर, ऐसे इसमें बी सी, ए डी और बी सी भी बराबर है, तो ए डी प्लस ए डी। ठीक है, एडी और एडी। अब देखो क्या मैं यहाँ पे एडी लिखूँ क्या, यहाँ पर मैं देखो एडी की जगह पे बीसी की जगह पे एडी भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो एडी की जगह पे बीसी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पर एडी की जगह मैंने क्या करा, बीसी की जगह पे एडी लिख दिया, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एडी की जगह बीसी लिख के इसको बीसी प्लस बीसी भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसको बीसी प्लस बीसी भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि बीसी की जगह पर एडी लिखा, क्योंकि एडी और बीसी बराबर है ना, तो बराबर है, तो आप एडी की जगह बीसी भी तो लिख सकते हो, तो बीसी प्लस बीसी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एडी लिखा, तो देखो एडी से क्या अपना काम बनेगा क्या यहाँ पे, तो ए बी, यहाँ पर तो ए बी आ गया है ना, इस तरफ तो मेरे पास ए बी आ गया। अब सामने क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, तो ए बी और ए डी, तो ए बी और ए डी, ये आसन भुजाएं बन जाएगी, और आसन भुजाएं बनते अगर ये दोनों बराबर आ जाएगी, तो आसन भुजा बराबर होगी, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, क्योंकि आमने सामने तो बराबर है ही है, ये दोनों तो आपस में बराबर है। अब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो ये वाली इसकी भी बराबर हो जाएगी, फिर ये आमने सामने की बराबर है, तो ए बी जो है ए डी के बराबर है, तो ए बी बी सी की भी बराबर हो जाएगी, मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी, तो ये समचतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको ये सोल्व कर देंगे अपन। तो यहाँ पे ए बी और ए बी क्या हो गया, टू ए बी बराबर टू ए डी, ये हो गया। ठीक है ना, और टू से टू कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, ए बी बराबर ए डी। अब ए बी बराबर ए डी आ गया, मतलब कि चारों भुजा बराबर होगी, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः। कैसे हो गई देखो, यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, सी डी के। अब ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के भी बराबर आ गया है ना, तो यहाँ पे मैं बराबर लिख सकता हूँ इसको,
ए सी डी की जगह पे ए डी लिख दूंगा, और ए डी बी सी के बराबर है तो बी सी ए बी के भी बराबर होगी, तो चारों आपस में बराबर हो गई है। तो अपन को सिर्फ एक आसन भुजाओं को बराबर लाना था, चारों भुजाएं अपने आप बराबर आ जाती है। तो अपने आप लिख देंगे अतः ए बी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के, और ये किसके बराबर हो जाएगी, सी डी, और लास्ट में क्या बचा, बी सी, चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो अपन लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ये हो गया सिद्ध एच पी। ठीक है, चलते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन पे। तो 18वां क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ठीक है, संपूरक कोण जो है वो 180 को बोलते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 होता है उन्हें संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो अपन को ये दिखाना है। तो इसमें देखो डायग्राम वो कभी बनेगा सेम ऐसा ही, ऐसा कैसे डायग्राम बनेगा, लेकिन इस बार अपन को कोण की बात करनी है। अभी अपन ने भुजा की बात करी थी, अब अपन को कोण की बात करनी है। ठीक है ना, तो ये देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। तो देखो इसके लिए भी अपन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ये समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। यहाँ पे वृत्त के चारों, ये वृत्त यहाँ पे टच करेगा इसको। ठीक है, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी सी और डी। इसको नाम दे देंगे पी क्यू आर और एस। ये है इसका केंद्र वृत्त का। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं हैं यानी कि ए बी, तो यहाँ पे केंद्र से मिलेगा, ये देखो इस तरह से, ये भी ए बी और बी भी, ऐसे कैसे डी भी मिलेगा और सी भी मिलेगा इस तरह से। तो ये आमने सामने की भुजा हो गई है। तो ये कह रहा है कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो है वो संपूरक होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो इसमें देखो अपन वापस लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें अब अपन ए बी बराबर सी डी, ये तो अपन को पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजा बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर अपन लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो अपने काम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण हैं वो सारे अपन को नहीं लिखने, अपन को सिर्फ वही लिखने हैं जो अब हमारे काम के हो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अपन कोण की बात करेंगे, इसलिए हमारे कोण वाला नियम काम आएगा कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो केंद्र पे कोण बनता है, कंप्लीट कोण, पूरा कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना, वो चीज़ अपने यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये केंद्र पर क्या बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, संपूरक कोण बनाती है, अपन को दिखना है। फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे रचना। रचना रचना क्या करी अपन ने कि बिंदु ए बी सी व डी को केंद्र से मिलाया, केंद्र से मिलाया। केंद्र को भी नाम दे दो आप, इसको ओ नाम दे देते अपन, है ना। तो केंद्र ओ से मिलाया, ये हो गया। इसके बाद स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पी क्यू आर व एस, इसको भी क्या करा, केंद्र से मिला देंगे अपन, इसको भी केंद्र ओ से मिलाया। ठीक है ना, तो इनको भी मिला दो, ये पी को मिला दिया अपन ने, फिर ये एस को मिला दिया, इधर ये कुछ क्यू को मिला दिया और आर को मिला दिया। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या माना कि जो कोण है, कोण ए ओ पी, ए ओ पी, कोण ए ओ पी, इसको अपन ने मान लिया कोण एक। ठीक है ना, ए ओ पी को एक मान लिया। फिर बी ओ पी, कोण बी ओ पी, इसको मैंने मान लिया कोण दो। ठीक है ना, बी ओ पी को क्या मान लिया, दो। फिर कोण बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, इसको मैंने मान लिया कोण तीन। ठीक है ना, बी ओ क्यू को। फिर कोण सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, इसको मैंने मान लिया कोण चार। सी ओ क्यू मतलब सी ओ क्यू मतलब इतना इतना कोण। फिर है इसके बाद सी ओ आर, कोण सी ओ आर, इसको मैंने मान लिया कोण पाँच। फिर है कोण सी ओ आर हो गया। फिर डी ओ आर, कोण डी ओ आर, इसको मान लिया मैंने कोण छः। डी ओ आर के बाद कोण डी ओ एस, डी ओ एस, इसको मैंने मान लिया कोण सात, है ना। डी ओ एस ये हो गया कोण सात। और अब बच्चा अपने पास ए ओ एस, कोण ए ओ एस, इसको मैंने मान लिया कोण आठ। इस तरह से, यानी कि ए ओ पी जो है इसको मैंने मान लिया एक, कोण एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ, टोटल 8 कोण बन गई है।
ठीक है ना। इन सबको मैंने नाम दे दिया ताकि हमारे पास जो अपन क्वेश्चन में लिखेंगे ना तो लंबी लाइन नहीं बने इसलिए, ठीक है ना। अब अपन लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में क्या हो जाएगा कि इसके जो केंद्र पर पूरा कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। मतलब अगर मैं इन सबको मिला दूं मतलब जोड़ दूं, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो इनका योग किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 360 के बराबर आएगा। तो अब देखो सब जगह यहाँ पे जितने भी कोण हो सब अपन लिख लेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8। इन आठों को जोड़ूंगा तो 360 के बराबर आएगा ये, ठीक है ना। जो कि अपन जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो केंद्र पर पूरा कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है। अब आगे क्या करें, इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखो अब अपन यहाँ पे ना प्रमेय यूज करेंगे। कौन सी, कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यानी कि बराबर कोण बनाती है। यानी अगर ये ए जो है ये वृत्त है, वृत्त के बाहर है ये बिंदु ए, इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी, ये ए पी, दूसरी ए एस। तो ये बाह्य बिंदु से इस ए बिंदु से कौन कौन सी स्पर्श रेखा निकल रही है, एक तो एपी और ए एस। अब एपी यहाँ पर कौन सा कोण बना रही है, एपी बना रही है कोण 1, है ना, और ए एस कौन सा बना रही है, ये बना रही है कोण 8। यानी कि कोण 1 और कोण 8 जो है वो बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। कोण 1 और कोण 8 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अपन वही लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 सबसे पहले, तो कोण 1 की जगह कोण 1 ही लिखा, और कोण 8 की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, कोण 1 लिख दिया। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख दो इसको, ठीक है ना, प्लस। अब आगे क्या होगा, कोण 2, अब ये वाला बाह्य बिंदु ले ले बी बाह्य बिंदु ले रहे अपन, तो इससे स्पर्श रेखा बीपी निकल रही है, इससे बीक्यू निकल रही है। तो बीपी यहाँ पर कौन सा बना रही है, कोण 2, और बीक्यू कौन सा बना रही है, कोण 3, है ना। तो यहाँ पे लिख दो कोण 2, और कोण 3 को भी क्या लिख देंगे, कोण 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास सी बिंदु। तो सी बिंदु कौन, सी क्यू और सी आर स्पर्श रेखा बना रहा है, और ये जो है वृत्त के केंद्र पे कौन से कौन बना रही है, कोण 4 और कोण 5। तो मैं कोण 4 की जगह तो कोण 4 ही लिखूंगा, ठीक है ना, और कोण 5 की जगह भी क्या लिख दूंगा, मैं कोण 4 लिख दूंगा। तो कोण 4 प्लस कोण 4 ये हो गया। फिर 6 और 7 बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण 7, कोण 6 और 7 बराबर है, तो कोण 6 प्लस इसके 7 की जगह भी क्या लिख देंगे, कोण 6 लिख देंगे। कोण 6 और कोण 8 तो जो है इसकी जगह तो 1 लिख ही दिया था अपन ने, ठीक है ना, वो बराबर आ गया 360। अब इसमें देखो ये सब जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 कोण है प्लस 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 4, 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 6 बराबर 360 डिग्री, है ना। इन सब में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो कोण 2, कोण 1 होगा नहीं, ए लिख दिया यहाँ पे, कोण 1 और कोण 2 ये तो अपन को चाहिए। इसके बाद अपन को यहाँ पर चाहिए कोण 5 और कोण 6। तो कोण 6 तो अपने पास है, क्यों चाहिए, देखो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है। अपन को ये कह रहा है कि आप क्या सिद्ध करो कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं यानी ए बी और सी डी, है ना, ये केंद्र पर जो है 180 का कोण डिग्री का कोण बना रही है। तो ए बी देखो यहाँ पे कौन कौन से कोण बना रही है, ए बी बना रही है 1 और 2। तो अपन 1 और 2 लेंगे एक तो काम में, तो 1 और 2 तो अपने पास है यहाँ पे, कोण 1 है, कोण 1 2 है। इधर देखो सी डी कौन सा कोण बना रही है, यहाँ पे कोण 5 बना रही है, और यहाँ पे कोण 6। तो अपन को कोण 5 और कोण 6 चाहिए, है ना। तो कोण 6 तो है अपने पास, अपन ने यहाँ पे कोण 4 लिख दिया था। किसको लिखा था, कोण 4 को, तो कोण 4 लिखा, 5 को भी 4 लिखा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो अपन 4 की जगह भी तो 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के बराबर ही 5 है, 4 और 5 आपस में बराबर है। तो आप 4 की जगह 5 लिखो या 5 की जगह 4 लिखो, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों बराबर है। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, 5 लिखेंगे, क्योंकि हमारा काम 5 से निकल रहा है। यहाँ पे अपने काम क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो अपन कोण 4 की जगह पे कोण 5 लिख देते हैं। कोण 5 प्लस कोण 5 तो हो जाएगा 2 कोण 5, ठीक है ना। इस तरह से चलना आपको, सारा जो सोल्यूशन है वो क्वेश्चन में छिपा रहता है इसके अंदर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो सब 2 बाहर ले लेंगे अपन, कोण 1 प्लस कोण 2, और प्लस यहाँ पे बचेगा कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। ये 2 पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग में, तो ये जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2, एक तो ये, और कोण 5 प्लस कोण 6 ये बराबर आ जाएगा 360/2, है ना। अब कोण 1 और कोण 2 कहाँ पे बन रहे हैं, तो देखो ये रहा कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा कोण बनेगा, और इस पूरे कोण का नाम है ए ओ बी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ओ बी। तो कोण 1 प्लस कोण 2 का नाम क्या है, कोण ए ओ बी है, प्लस कोण 5 कोण 6 क्या बनेगा, तो ये बनेगा सी ओ डी, इसमें बनेगा कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर 360 में 2 का भाग लगाया तो 180। ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी थी, ठीक है ना। इसमें एक यहाँ पे ना, यहाँ पर अपन को कारण लिखना है,
अब मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको वही प्रमेय लिखने की, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है वृत्त के कोण पर समान कोण अंतरित करती है, समान कोण बनाती है। वो लाइन, वो कारण आपको यहाँ पे लिखना है, जब भी ये जो है कोण बराबर होंगे। ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं था, बस ये लाइन लिखनी है आपको, बाकी पूरा सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, और इसमें जो मैथ्स के पेपर में है वो बड़े क्वेश्चन आपको बहुत पहले करने हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा, तो टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से देखते हुए चलना है। जो क्वेश्चन आ रहे, जो नहीं आ रहे हैं आपको उनको सोचने नहीं बैठना है। अगर सोचने बैठ गए तो टाइम कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका टाइम पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको जो जो मतलब जिस भी सेक्शन में जो पहले अच्छे से आ रहे हैं वो सारे आपको नीट एंड क्लीन तरीके से कॉपी में करते हुए जाने हैं। कॉपी की शुरुआत के 5-6 पेज जो है नीट एंड क्लीन रखने हैं। ठीक है ना, वहाँ पर आपको काटा छाटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, एकदम सावधानी से आपको काम करना है। और जो आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको पहले करना है। ठीक है ना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बड़े क्वेश्चन आप पहले करना जो आपको आ रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में टाइम लगता है, और अगर आप पहले कर लोगे तो फ्रेश माइंड से सारा काम जो है पहले स्पीड से हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको पेपर को अटेंड करते हुए चलना है। देखो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये अपन को सारणी दे रखी है, इसका अपन को माध्य ज्ञात करना है। तो देखो सारणी अपन बनाते हैं, वर्ग दे रखी है, बारंबारता दे रखी है। ठीक है ना, ये बनाते हैं अपन यहाँ पे। देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र तो आपको याद ही होगा। ठीक है ना, वर्ग अपन को दे रखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले वर्ग बनाएंगे। वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग आ गया। फिर यहाँ पर है बारंबारता, बारंबारता है ना। बारंबारता अपने पास है 4, 28, 42, 20 और 6। और बारंबारता को अपन एफ बोलते हैं, एफ। फिर एक ये दो तो अपन को क्वेश्चन में दे रखे, तीसरी अपन को खुद को बनानी है, जिसको अपन संचयी बारंबारता बोलते हैं, संचयी बारंबारता। ठीक है ना, जिसको अपन सी एफ बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ग हो गया आपके पास, बारंबारता। अब सी एफ, सी एफ कैसे बनती है, ये जो पहला फ्रैक्शन है इसको तो एज यहाँ पे लिख दो, 4 का 4। अब इसमें ये जोड़ो 28, तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर 32 और 42 को जोड़ना है, 2 और 2 4, और 4 और 3 7, ये आ गया। ठीक है ना, फिर 74 आया, 74 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 94, और 94 यानी 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100। ठीक है ना, ये। और यहाँ पर इन सबको जोड़ के लिखना है, जिसको अपन बोलते हैं एन, और एन जो है वो ये होता है संचयी बारंबारता का लास्ट वाला, इसको अपन बोलते हैं एन का मान। तो एन का मान आया 100, तो यहाँ से एन बटा 2 निकालेंगे, तो एन बटा 2 आएगा अपने पास 100 बटा 2, और 100 बटा 2 यानी कि 50। एन बटा 2 का मान क्या आ गया 50। अब अपन को ये जो 50 है यहाँ पे ढूंढना है संचयी बारंबारता में, 50 है क्या, 50 नहीं, तो 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो 32 तो 50 से छोटा है, 74 है। तो इसको अपन बोलेंगे माध्यक वर्ग, यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ये है आपका माध्यक वर्ग। ठीक है ना, अब माध्यक वर्ग में जो वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो एल का मान होता है, ये आपका एफ का मान है, और इस बॉक्स यानी माध्यक वर्ग से ऊपर वाली जो सी एफ है वो सी एफ का मान होता है। ठीक है ना, अब माध्यक का सूत्र लिखना है आपको। देखो माध्यक, माध्यक का सूत्र होता है आपका एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, ये माध्यक का सूत्र होता है। तो एल का मान वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो कि 20 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो एल का मान है 20, एन बटा 2 का मान क्या है, एन बटा 2 का मान 50 है। ठीक है ना, सी एफ का मान क्या है, सी एफ का मान है 32, और एच का, एफ का मान क्या है, तो एफ का मान क्या होगा यहाँ पे, तो एफ का मान है अपने पास 42, है ना। और लास्ट में बचा एच, एच क्या होता है, एच होता है वर्ग का अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, तो 0 से 10 में कितने का गैप है 10 का, 10 से 20 में भी 10 का, सब में 10 का गैप है, तो एच का मान यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है ना, एच का मान क्या हो गया 10। अब इसको सूत्र में रखना है, तो माध्य का सूत्र अपने पास है, माध्यक, माध्य का सूत्र एल यानी कि 20 प्लस एन बटा 2 यानी कि 50 माइनस सी एफ यानी कि 32 अपॉन एफ, एफ यानी कि 42, और इसको गुणा करना किससे, एच यानी कि 10 से। ठीक है ना, अब अपन ब्रैकेट खोलते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं, तो आ जाएगा 20 प्लस 50 में से 32 को घटाओ, कितना बचेगा 18, 50 में से 32 गया तो 18, बट्टे में कौन है 42, और गुणा में है 10। ठीक है, तब देखो ये जाएगा 2 के पार्ट से, ये जाएगा 21 बार, और ये आपका जाएगा 5 बार। फिर 3 के पार्ट से ये जाएगा 6 बार। ठीक है ना, और ये जाएगा 7 बार, 321, 3 से 18 7। तो अपने पास क्या आ गया अपने पास कि 20 प्लस 6 बट्टा 7 और गुणा में 5, तो 5 से 11 हो जाएगा, तो 20 प्लस 11 बट्टा 7, 11 बट्टा 7 आ गया। एलसीएम ले लो यहाँ पे, 7, 20 के नीचे कुछ नहीं, एक का 7 में भाग लगाया तो 7 आएगा, 7 को 20 से गुणा करो तो 7 दूनी 14, 140 प्लस यहाँ पे 11 का 11 आएगा, क्योंकि 7 और इसका हर और लसअप जो है वो सेम है,
है ना। 7 का 7 में भाग लगाएंगे 1, 1 को 11 से गुणा करेंगे तो वापस 11 आ जाएगा। अब 140 और 11 कितना हो गया, 151 हो गए। कितने हो गए, 151 और बट्टे 7। 151 में 7 का भाग लगाओ तो 7 दूनी 14, एक बचेगा 1, फिर 7 एकम 7, कितना बचेगा 4, फिर 0 लिखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, है ना। 7 छंग 42, 42 तो बढ़ जाता है, तो 7 पंजो 35, 5 बार जाएगा 35 और यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 0 लिखेंगे 7 7 गुण 50, 21.57 माध्यक बराबर क्या आ जाएगा, माध्यक बराबर आ जाएगा 21.57, ये इसका माध्यक आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। अब करते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन। आते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन पे। इसमें देखो अपन को दे रखा है कि यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन को माध्य दे रखा है, के का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, अपन करते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स दे रखा है जिसको अपन एक्स आई बोलते हैं, है ना। ये अपन को दे रखा है 5, 15, फिर है 25, फिर है 35 और फिर है 45। ठीक है ना। फिर एफ आई का मान दे रखा है अपन को, एफ बारंबारता जिसको अपन बारंबारता बोलते हैं, वो है अपने पास 6, 4, 3, के और 2। ठीक है ना। ये 2 कॉलम अपने पास आ गए। तीसरा कॉलम अपन को खुद को बनाना है जो होता है एफ आई एक्स आई। ठीक है ना, यानी कि इनको इससे गुणा करना है। तो देखो 5 को 6 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, 15 को 4 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60, 25 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75, 35 को के से गुणा करना है तो ये बन जाएगा 35 के, है ना। और 45 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे इन सब का सिग्मा निकालना। सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा एफ आई। तो इन सबको टोटल करना अपन को। तो यहाँ पे 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, और 15 में के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस के ये। और यहाँ पर अपन को निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है ना। इन सबको जोड़ना है। तो देखो ये जो 35 के वाला है ये चर है, इसको अपन को अलग ही रखना है। ठीक है ना। बाकियों को जोड़ो, देखो 0 0 5 और 0 सब में इकाई के अंक पे 5 आ रहा है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। फिर दाई वाले पे आ जाओ तो 6 और 3 9, 9 और 7, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16, 16 और 9, 16 और 9 हो गए 25, तो ये आ जाएगा 255। और साथ में कौन है 35 के, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 35 के, चर को अलग लिख देंगे, है ना। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया अपने पास 255 प्लस 35 के, और सिग्मा एफ आई का मान आ गया 15 प्लस के, है ना। अब इस क्वेश्चन में अपन को माध्य का मान दे रखा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माध्य, माध्य एक्स बार का मान अपन को दे रखा है 21.5 ही दे रखा है। अब यहाँ पे माध्य का सूत्र लिखो, तो एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। एक्स बार का मान दे रखा है अपन को 21.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया अपने पास 255 प्लस 35 के, और बटे में सिग्मा एफ आई का मान है अपने पास 15 प्लस के। ठीक है ना। अब ये 15 प्लस के यहाँ पे भाग में इसको इधर भेज देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 21.5 और गुणा में 15 प्लस के बराबर 255 प्लस 35 के। ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 21.5 को 15 से गुणा करना है अपन को। ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 21.5 गुणा 15 और प्लस फिर 21.5 को के से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21.5 के बराबर इधर आ जाएगा 255 प्लस 35 के, ऐसे कैसे चल रहा है अपने पास। अब 21.5 है तो यहाँ पे पॉइंट उठाऊंगा तो बट्टे में 10 आ जाएगा, है ना। 5 के पार्ट से ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। ठीक है। अब 215 में को 3 से गुणा करके 2 का भाग लगाना है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। तो 215 को 3 से गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ पे आएगा 5 3 15 और फिर 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, तो 645 यहाँ पर आएगा। 645 में आपको 2 का भाग लगाना है, तो यहाँ पे जाएगा 2 3 6, फिर 4 बचेगा तो 2 दूनी 4, फिर 5 बचेगा तो वापस 2 दूनी 4 और 0.5, 322.5 बनेगा। ये क्या बनेगा 322.5 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के। अब ये के वाली यानी जो चर वाली है उनको उधर भेज देंगे और 255 को इधर ले लेंगे, तो हो जाएगा 322.5 माइनस 255, और इधर अपने पास 35 के पहले से है और 21.5 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 322.5 में से 255 को घटाओ, तो यहाँ पे लिखो देखो 322.5, इसमें से किसको घटाना है 255, तो इसमें तो पॉइंट है ना। यहाँ पे 255 में पॉइंट नहीं है, तो जिन संख्याओं में पॉइंट नहीं होता उसका सबसे लास्ट में पॉइंट लगाते हैं अपन, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 255 इधर आ जाएगा पूरा, और पॉइंट के इधर कुछ नहीं है, इधर 0 लिख दो। इनको घटाओ तो यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, 2 में से 5 जाता नहीं है तो एक उधार लेंगे तो 12 में से 5 गया, तो 5 6 7 बचेगा। यहाँ पे 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। फिर इसने इसको उधार दे दिया तो ये 1 हो गया, ये इसको दे देगा तो 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, तो 67.5 अपने पास आ जाएगा यहाँ पे
67.5 बराबर, इधर देखो 35 के में से 21.5 के को घटाना है, तो 35 में से 21.5 घटाओ, तो इसको भी सेम वैसे ही घटाएंगे। देखो 35, अब इसमें से क्या घटाना, 21.5, तो 21.5, 35 में पॉइंट नहीं तो सबसे लास्ट में होगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा इसको। तो माइनस करेंगे तो जीरो में से 5 जाता नहीं है, तो इसको एक उधार देगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 2 गया तो 1, तो 13.5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 13.5 और के, अब ये के साथ गुणा में है, 13.5 को इधर भेज देंगे तो भाग में आ जाएगा वो, तो हो जाएगा 67.5 बटा 13.5 बराबर के बच जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो बचा क्या, 675 बटा 135 बराबर के। इसको 5 की पार्ट से कट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, फिर एक बचेगा 5 तिया 15, फिर 2 बचेगा 55 25 135, और नीचे अपने पास 5 की पार्ट से कटेगा तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 27 आ जाएगा, है ना। फिर इसको 3 के पार्ट से कट कर देंगे, बराबर में के चल ही रहा है, तो इसको 3 के पार्ट से कट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 चौक 12, फिर एक बचेगा 3 पंच 15, और यहाँ पर आ जाएगा 3 9 27 बराबर के। अब 45 के अंदर 9 का पाड़ा तो अपन को आता ही है, नहीं आता तो इसको वापस 3 के पाड़े से कट कर लेना, तो और छोटी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो 9 के पाड़े में 45 आता है 5 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर के, यानी कि के का मान क्या आ गया, 5 आ गया, के बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो इन क्वेश्चन के अंदर जो है अथवा के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आपको ये करना है, या तो आपको ऊपर वाला करना है ये, या फिर नीचे वाला करना है। अथवा का मतलब ऑप्शन है, दोनों में से एक आपको करना है। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसलिए आपको दोनों करवा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 अपन को दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई जो है वो आधार से कम है ना। तो अपन को एक्स मानना है, या तो किसको मानेंगे, या तो ऊंचाई को या आधार को। अब ये किससे पता चलेगा, तो इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है कि ऊंचाई जो है वो आधार से कम है, तो अपन किसको एक्स मानेंगे, आधार को। आधार को एक्स मानेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, एक्स में से 7 कम, यानी एक्स माइनस 7 हो जाएगी ऊंचाई। और यहाँ पर अपन को कर्ण दे रखा है, ठीक है ना। तो अपन को क्या निकालना है, दोनों भुजाएं, यानी आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 20 अपन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे पहले अपन लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज क्या दे रखा था, आधार है ना, आधार को एक्स मानेंगे, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर एक्स। मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इसको आपको एग्जाम कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई अपन को क्या दे रखी थी कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो 7 कम हो गया ये, एक्स माइनस 7, है ना। फिर अपन को इसका क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है, समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दे रखा अपन को, क्वेश्चन में देखते हैं। कर्ण दे रखा अपन को 13 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर लगा सकते हो, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा देंगे, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, सॉल्यूशन में अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ये अपन को दे रखा है। देखो मैं यहाँ पे त्रिभुज बना देता हूँ। इस तरह से कोई समकोण त्रिभुज है ना। ये कर्ण है जो कि है 13, इसका आधार है एक्स, और जो लंब है वो है एक्स माइनस 7, इस तरह से। तो अपन को जो है आधार और जो है लंब वो अपन को ज्ञात करना है, यानी उसके लिए अपन को एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो अपन लिखेंगे यहाँ पे, अतः कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण क्या है 13, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है अपने पास एक्स का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, लंब क्या है अपने पास, ऊंचाई जो है एक्स माइनस 7 है, तो इसको पहले ले लो एक्स माइनस 7, हालांकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या माना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में ना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 13 का स्क्वायर हो गया 169 बराबर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 14x यहाँ पे बचेगा। 2 लिखेंगे, ए का मान है एक्स, बी का मान है 7, तो 7 दूनी 14x यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 ये बचा, ठीक है। इस 169 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, तो इनमें से घटाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर
-14x। अब यहाँ पे दोनों में से बड़ी संख्या माइनस की है, तो जो आंसर में संख्या आएगी वो भी माइनस की आएगी, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया तो 2, तो 120 यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा? 120 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 120 बच गया। अब क्या करो इसमें से, इस चीज़ को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60, है ना। ये 2 गुणा में इसको इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, और 0 में 2 का भाग लगेगा तो 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 0 बराबर x² माइनस 7x माइनस 60, है ना। इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है ना। तो अपने पास समीकरण आगे दिया हुआ समीकरण x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है। तो देखो पहला पद और आखिरी पद इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 60x² आएगा, बीच वाला पद है माइनस का 7x। दो संख्या ऐसी अपन को सोचनी है जिनको गुणा करने पर 60 आता है और जोड़ने या घटाने पर 7 आता है। ठीक है ना। तो जोड़ने या घटाने पर 7 और गुणा करने पर 60 अपन को चाहिए। ठीक है ना। तो अगर कोई संख्या आपके दिमाग में ना आए, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में जरूर संख्या आ जाएगी, लेकिन अगर ना आए तो आपको क्या करना है, जो 60 है ना इसके आपको गुणनखंड निकाल देना है। तो 2 का भाग लगाएंगे 30, 2 का भाग लगाएंगे 15, 3 का लगाएंगे 5 और 5 का लगाएंगे 1। ये 60 के गुणनखंड आ गए अपने पास, है ना। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंच 60। अब इसमें से आप इस तरह से संख्याओं को गुणा करके दो संख्या ऐसी फाइंड करो, दो संख्या ऐसी निकालो जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये संख्या मेरे पास है, देखो 2 गुणा 3 गुणा 5। इनमें से आप कोई भी पेयर ले लो, कोई भी जोड़ा बना लो, 60 तो आएगा ही आएगा गुणा करने पर। अपन को क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आता है। तो देखो 2 दूनी 4 ये बनेगा, और 5 तीन 15 ये बनेगा। ये दोनों मिलकर 4, ये दोनों 15। 15 में से 4 अगर मैं घटाऊंगा तो 11 आएगा, और जोड़ूंगा तो 19 आएगा। तो 7 नहीं आ रहा, तो अपन ये नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ अपन नहीं लेंगे। फिर देखो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, है ना। तो 12, इन तीनों को मतलब गुणा किया तो 12 एक संख्या बनी, और दूसरी संख्या है 5। तो 12 में से 5 को घटाओ, 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ रहा है, तो यानी कि वो जोड़ा यहाँ पे क्या बनेगा, 12 और 5 बनेगा। तो इस तरह से आपको संख्या निकालनी है। अगर अब ये टाइम जो है आपका बच जाएगा अगर आप फटाफट संख्या सोच लोगे तो संख्या कैसे सोची जाएगी अपने आप दिमाग में, संख्या कैसे आएगी, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो संख्या सीधी दिमाग में आती है। नहीं आती तो फिर लास्ट ऑप्शन ये तो है ना, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, तो स्पीड से करना है ये चीज़। तो संख्या क्या है अपने पास, 12x और 5x। अब मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए। ठीक है ना, 12x और 5x। देखो आंसर में मुझे माइनस चाहिए, और आंसर में माइनस कब आता है, जब बड़ी संख्या माइनस की हो। तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लग जाएगा। तो अब 5 पे क्या लगेगा, तो अगर मैं 5 पर भी माइनस लगा दूँ तो दोनों समान चिन्ह हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, और 12 और 5 कितने हो जाएंगे अपने पास, 17 हो जाएंगे। लेकिन अपन को तो यहाँ पे घटाना है, और संख्या घटती कब है, जब असमान चिन्ह हो। तो अगर बड़ी संख्या माइनस की हो तो छोटी संख्या किसकी होगी, प्लस की होगी। मतलब 12 माइनस का और 5 किसका होगा, प्लस का होगा। ठीक है ना। ये इसके गुणनखंड आ गए अपने पास। तो इसको यहाँ पे लिख दो, देखो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है ना। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 12, और यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। एक संख्या तो आ गया अपने पास, एक गुणनखंड तो आ गया x प्लस 5, और दूसरा आ गया x माइनस 12 बराबर 0। फिर अलग अलग करके रख दो इसको, x प्लस 5 बराबर 0, और इधर आ जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5। और x अपन ने क्या माना है, x माना है अपन ने त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज का आधार या होगा तो प्लस में होगा, और नहीं होगा तो 0 होगा। तो वो आधार ही नहीं होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक है ना। त्रिभुज की जो भुजाएं होती है किसी भी जो है चतुर्भुज की या त्रिभुज की आप ले लो, तो भुजाएं जो है वो हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला मान संभव नहीं है। तो इस तरफ से क्या मान आएगा, इस तरफ से आएगा x बराबर 12, यानी x का मान क्या है, 12। ठीक है ना। x का मान क्या आया, 12। और x अपन ने किसको माना है, समकोण त्रिभुज का आधार। तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या आ गया, 12 आ गया यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, तथा इसकी ऊंचाई है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वो क्या थी, x माइनस 7 थी, तो 12 माइनस 7, x का मान 12 आया। तो 12 में से 7 को घटा दो, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, प्रॉपर इसी तरीके से लिखना आपको। ठीक है ना। ये आपका हो गया 20वां क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे इसका अथवा वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। अथवा वाला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखो अपन को क्या कहते हैं, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब
कंटिन्यू एक के बाद दूसरा। जैसे अगर मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक ले लिया अपन ने, जैसे 5 ले लिया, तो दूसरा 6 लेना है अपन को, क्रमागत उसी को बोलते हैं। पहला 6 तो दूसरा 7। पहला अगर आपने 13 ले लिया तो दूसरा 14 लेना है, इसको क्रमागत बोलते हैं, कंटिन्यू वाला। फिर धनात्मक मतलब प्लस वाला नंबर होना चाहिए, और पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, यानी पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए या बटे वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। पूर्णांक 5, 7, 9, 15, 20 ऐसे पूर्णांक होना चाहिए। तो क्रमागत यानी कि कंटिन्यू वाला, धनात्मक यानी कि प्लस, और पूर्णांक यानी कि पूर्णांक नंबर होना चाहिए, है ना। उनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। तो अपने पास धनात्मक पूर्णांक तो है नहीं, तो अपन उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो उसको भी इसी तरह से करेंगे अपन, देखो उसको भी इसी तरह से करेंगे। तो देखो इसको करते हैं अपन वापस, 20y है अपने पास, अथवा वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखेंगे अपन, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, ये बराबर आ गया x मान लिया अपन इसको, ठीक है ना। पहले को अपन ने क्या मान लिया, x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो मैंने भी बताया था, अगर पहला आप 7 ले रहे हो तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, 8। पहला अगर अपन 9 ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, इससे एक ज्यादा यानी कि 10। तो मैंने यहाँ पर पहला x लिया, तो दूसरा क्या होगा, x+1, यानी सब में x+1 करेंगे तो उसका आगे वाला जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, और वो क्रमागत होना चाहिए, क्वेश्चन यही किया था। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, है ना। अगर ये 8 है तो ये 9, तो एक जुड़ रहा है उसमें, है ना। अगर ये 15 है तो ये 16, तो यहाँ पे x लिया तो x+1। फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इनके जो वर्गों का योग है वो 365 है, तो इनके वर्ग करो। तो x² इसका वर्ग कर दिया, प्लस x+1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग जो है वो 365 है। बस ये समीकरण आगे इसको सोल्व करो, तो ये हो जाएगा x² प्लस, यहाँ पे देखो a+b का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, तो 2x, a का मान है x और b का मान है 1, इस तरह से बराबर 365। ठीक है, x² जुड़ के 2x² बन गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 1 2, और 1 से करेंगे तो 2x बराबर 365। ठीक है, तो 2x², साथ में कौन है, 2x, फिर अचर संख्या है 1, 365 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 365, बराबर में बचेगा 0। फिर ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 1 प्लस का 365 माइनस का, असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, ठीक है ना। घट जाएंगे तो 365 में से 1 को घटाओ तो 364, बड़ी संख्या माइनस की तो इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, बराबर में 0। सब में से 2 को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 364 में से तो क्या बचेगा, 2 1 2, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, और 2 दूनी 4, 182 यहाँ पे बचेगा, बराबर में 0। ठीक है ना। अब ये 2 यहाँ पे गुणा में है, पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है ना, उसको उधर भेज देंगे तो 0 के भाग में चला जाएगा, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2, और 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ तो 0 हो जाएगा, है ना। ये समीकरण आगे इसको सोल्व करना है अपन को। तो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर तो देखो 182 आना चाहिए, है ना, 182 x², 182 x², ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1x। एक को अपन यूजुअली लिखते नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इस तरह की संख्या नहीं आ रही दिमाग में तो क्या करेंगे, 182 का गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 9 18 और 2 1 2, ठीक है ना। फिर अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, इसके अंदर जाएगा सीधा 13 का, है ना। 13 का भी जा सकता है, या फिर 7 का लगा लो, पहले 7 का भी जाता है, तो 7 का लगाएंगे तो 7 एकम 7 और 7 21, फिर 13 और फिर 13 आ जाएगा 1। 13 का लगाते तो 7 आ जाता है ऐसे। तो इसके गुणनखंड क्या है अपने पास, 2 × 7 × 13, तो 7 दूनी 14 बन रहा है और ये 13 बन रहा है, तो ये इसके गुणनखंड बनेंगे। 14 को 13 से गुणा करेंगे 182, घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x, यहाँ पे आ जाएगा 13x। ये यहाँ पे भी 14x और यहाँ पे भी 13x। आंसर में मुझे प्लस चाहिए, प्लस चाहिए मतलब बड़ी संख्या प्लस क्यों नहीं चाहिए, तो माइनस किस पे लगेगा, 13 पे। यहाँ पे 13 पे क्या लगेगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस बनेगा, गुणा करेंगे तो 182। तो इस तरह से प्लस माइनस का जो पता है ना, वो यहाँ नीचे वाले से लगता है, जोड़ने या घटाने वाले से अपन को प्लस माइनस का पता चल जाता है, कौन सी संख्या पे प्लस आना चाहिए, कौन सी संख्या पे माइनस आना चाहिए। तो हमारे जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 14x और माइनस 13x, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 14, इसमें से कॉमन लेंगे अपन क्या, माइनस का 13, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, यहाँ पर भी 14 बच जाएगा, बराबर 0, है ना। माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस था, माइनस में से माइनस ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पीछे प्लस बच जाता है। और 182 में से 13 कॉमन लिया, देखो 182 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 13 × 14, तो 13 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, 14 यहाँ पे बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अब एक बार लिखेंगे x माइनस 13 और दूसरी बार लिखेंगे x प्लस 14 बराबर में 0। एक बार इसको ले लो, x माइनस 13 बराबर 0, और
इधर आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। इसको ले तो x बराबर आ जाएगा 13, है ना, और इधर लेंगे तो x बराबर माइनस का 14। तो क्वेश्चन पहले से कह रहा है कि जो पूर्णांक है वो धनात्मक होना चाहिए। पूर्णांक क्या होना चाहिए? धनात्मक। और ये अपने पास आ गया ऋणात्मक, तो ये वाला मान अपन नहीं लेंगे, यानी कि धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा? 13 आएगा। जिसको अपन x किसको माना था? पहला धनात्मक पूर्णांक वो आ जाएगा 13। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है? 13, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका अपना पास आंसर आ गया। देखो आपको पूरा प्रॉपर इसी तरीके से आपको लिखना है इसको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और आपकी जो भी सजेशन है इसमें, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, जो जो कमेंट बॉक्स है वो आपका सजेशन बॉक्स है। कमेंट बॉक्स में आपको सजेशन जरूर देना है। ठीक है ना, अगर आपको कोई भी चीज़ में इंप्रूवमेंट वगैरह चाहिए तो आप जो है सजेशन दे सकते हो। ठीक है, वीडियो को खूब शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ। ठीक है, देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। 21वां है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो इसको अपन देखते हैं। देखो अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे, पेपर पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, सिद्ध करना है अपन को कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर ये बराबर है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसके बराबर अपन को सिद्ध करना है। ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। अपन यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष अपन लेंगे यहाँ पे। बायां पक्ष क्या दे रखा है अपन को? बायां पक्ष दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है। तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन होता है, तो 1/साइन थीटा हो गया। कोट क्या होता है? कोट होता है कोस बट्टा साइन, तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अंदर देखो साइन थीटा जो है लसअप आ जाएगा, साइन थीटा लसअप है, दोनों का हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिख देनी है अपन को? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ही हो गया। ठीक है ना, अब ये जो स्क्वायर है ये इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, नीचे भी, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर इस पर चला गया, और नीचे है साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये। ठीक है, अब देखो अपन ने सबसे पहले जो इसकी सर्व समीकरण पढ़ी थी त्रिकोणमिति की, क्या पढ़ी थी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से अगर मैं साइन का मान निकालूँ तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, यही मान अपन को यहाँ पे लिखना है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुणा करके लिख देंगे, तो 1 माइनस कोस थीटा एक बार और 1 माइनस कोस थीटा, है ना, 2 बार इसको गुणा करके लिख दिया क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। और बट्टे में है अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखो मैं रफ में करके बताता हूँ आपको। एक को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और साथ में है यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सूत्र लगेगा कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और वो क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। 1 प्लस कोस थीटा एक बार और 1 माइनस कोस थीटा। अब ये 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा, तो ये कट गया, बचेगा क्या अपने पास? 1 माइनस कोस थीटा, और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और यही आपका क्या है? बायां पक्ष है, दायां पक्ष, दायां पक्ष। और यही अपन को सिद्ध करना था, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे HP या फिर इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलते हैं इसके अथवा वाला क्वेश्चन पे। देखो इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या दे रखा अपन को? अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन है, सेक ए माइनस कोस है, और टेन ए प्लस कोट है ये बराबर है 1 के। ये अपन को दे रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, यहाँ पर लिखते हैं इसको। क्या दे रखा अपन को? अथवा वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला क्वेश्चन है कि कोसेक ए माइनस साइन है, एक तो ये ब्रैकेट में है, फिर इसके बाद आपका है सेक ए माइनस कोस ए, तो ये आ जाएगा सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है ना, फिर आएगा टेन ए प्लस कोट ए, तो एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा टेन ए प्लस कोट ए। इसको बराबर सिद्ध करना है 1 के,
अब इसमें देखो ये पूरा बायां पक्ष है, तो इसमें इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो देखो यहाँ पे कोसेक ए है, तो कोसेक को मैं क्या लिख दूं, 1/sin लिख दूं, 1/sin है, और साथ में कौन है यहाँ पे, साइन है, ये ब्रैकेट बन गया एक। यहाँ पे है सेक, सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/cos, तो हो जाएगा 1/cos है माइनस कोस है, दूसरा ब्रैकेट। अब टेन को अपन लिख सकते हैं sin/cos, तो sin है अपन कोस है, और प्लस कोड को, कोड जो होता है टेन का उल्टा, तो ये बन जाएगा कोस है अपन साइन है, अपन साइन है, ठीक है ना। ये बाएं पक्ष आ गया अपने पास। यहाँ पर देखो साइन को एलसीएम लो, साइन एलसीएम लिया, तो साइन का साइन में भाग लगाएंगे तो एक, एक को एक से गुणा किया तो एक आ जाएगा, माइनस इस साइन के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक आएगा, ठीक है ना। एक का अपन को भाग लगाना है साइने में, तो वापस साइन ही आएगा, किसी भी संख्या में एक का भाग लगाओ वही आती है, तो साइन है, फिर साइने को साइने से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो ये पहला ब्रैकेट आ गया। इसी तरह से इसमें भी एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और अपॉन में आ जाएगा कोस है, इसका जो लसअप है वो कोस आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अपन लसअप लेंगे तो लसअप यहाँ पे आएगा साइन है कोस है, साइन है कोस है, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग है तो दोनों गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। अब कोस का इस लसअप में भाग लगाएंगे तो कोस का कोस से कोस कट गया, साइन बचा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस प्लस है ना, फिर साइन का भाग लगाएंगे लसअप में, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस है, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, इस तरह से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखो पिछले पेज में अपन यहाँ तक आ गए थे, अपने पास तीनों ब्रैकेट आ गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपन साइन है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अपन कोस है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपन साइन है कोस है। अब देखो सर से पहले वाली सर्वसमीका अपन को यहाँ पे लिखनी है, क्या है सर्वसमीका, वो होती है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर होता है एक, ये एक ही काम आएगी अपने। देखो अब यहाँ से मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो देखो इधर मैं कोस स्क्वायर को रखूंगा, साइन को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये हो गया। फिर अब इस बार इसको साइन स्क्वायर को इधर ही रखो, साइन स्क्वायर को कोस को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो इसी से देखो ये दो सरसमीका और बन गई, अब ये अपने काम आएगी। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के, तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ए है, इसकी जगह पे अपन क्या रखेंगे, कोस स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट अपने पास आ जाएगा कोस स्क्वायर है अपॉन साइन है, एक तो ये, फिर ब्रैकेट हटेगा तो गुणा लग जाएगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर है, और बटे में कौन है, कोस है, ये हो गया। फिर गुणा, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, तो ये रहा सबसे पहले, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, और बटे में अपने पास एलसीएम में क्या था, साइन है कोस है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये साइन है, इससे साइन स्क्वायर मतलब 2 बार साइन है तो स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, और ये जो एक साइन है इससे ये वाला साइन कट जाएगा, सब गुणा में इसलिए। इसी तरह से कोस और कोस कोस स्क्वायर बन जाएंगे, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या अपने पास लास्ट में, एक बचा, जो किसके बराबर है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, बराबर है किसके, दायां पक्ष, ठीक है ना। और ये अपन को सिद्ध करना था, इति सिद्ध, इति सिद्ध, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट 22वें क्वेश्चन पे। देखो 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न बंटन का 17.5 कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो कल्पित माध्य अपन को मानना है, कल्पित माध्य विधि से अपन को इसको सोल्व करना है, जिसमें डी आई है ना विचलन अपन निकालते थे, उस विधि से अपन को इसको करना है। उसके अंदर जो कल्पित माध्य है मतलब कि ए का जो मान है वो 17.5 अपन को लेना है। तो देखो इसको किस तरह से करना है अपन को, सबसे पहले यहाँ पे वर्ग दे रखा है तो वर्ग यहाँ पे लिख लेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, वर्ग दे रखा है वर्ग, फिर यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता जिसको एफ आई कहते हैं, बारंबारता को क्या कहते हैं, एफ आई, है ना। तो वर्ग दे रखा है मुझे 0 से 5, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, ठीक है, 15 से 20, और 20 से 25, और 25 से 30, तो 15 से 20, 20 से 25, और 25 से 30, इस तरह से मुझे वर्ग दे रखा है। बारंबारता इसकी दे रखी है 3, 7, 15, 24, 16 और 5, 3, 7, 15, 24, 16 और 30, ठीक है ना। 3, 7, 15, 24, 16 और 3, 7, 15, 24, 16 और अच्छा 5 है लास्ट में, ये 30 का 30 ही आ गया था दिमाग में, 5 है यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन में अपन को दे रखी होती है, अब अपन को निकालने। देखो इस वर्ग को अपन एक्स आई नहीं बोलेंगे, ये वर्ग जो है ना ये एक्स आई नहीं है, एफ आई है। एक्स आई जब अपन वर्ग को दे रखा तो एक्स आई अपन खुद निकालते हैं, कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को जोड़ो और फिर 2 का भाग लगा दो, तो 0 और 5 को जोड़ेंगे और 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। फिर 5 और 10 को जोड़ेंगे, 15, 15 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे
तो आएगा 7.5। फिर 15 और 10 को जोड़ेंगे 25, 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 12.5। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 20 और 15, तो 20 और 15 कितने हो गए 35, 35 के अंदर अगर अपन 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 17.5, और इसी को ए का मान लेना जो कि क्वेश्चन कह रहा है अपन को। ठीक है ना। फिर 25 और 20 कितने हो जाएंगे, तो 25 और 20 आपके पास हो जाएंगे 45। कितने हो जाएंगे 45, और 45 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा 22.5, है ना। और फिर 30 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, और 55 में किसका 2 का भाग लगाना है तो इधर आ जाएगा 2 दूनी 4, 55 में 2 का भाग लगाए तो फिर 2 सत्ते 14 और 0.5 27.5 अपने पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पर अपन को विचलन निकालना है, विचलन यानी कि डी, और डी का मान होता है क्या XI माइनस ए, और ए को ही कल्पित माध्य बोलते हैं, जो कि अपन को लेना है 17.5, इसको ए लेना है ना। अब 2.5 माइनस 17.5, तो 2.5 में से 17.5 गिरा तो 0.5 में से 0.5 तो गया, और 17 में से 2 गया तो कितना आएगा 15 आएगा यहाँ पे। अब बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की रहेगी तो यहाँ पे माइनस का मान आएगा ये। ठीक है ना। वापिस 7.5 में से 17.5 को घटाना है तो कितना बचेगा 10, तो ये किसका आएगा माइनस का। फिर 12.5 में से इसको घटाना है तो कितना आएगा, तो 17 में से 12 गया तो 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 17.5 में से 17.5 को ही घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 22.5 में से घटाना है तो 5 से तो 5 गया, अब 22 में से 17 गया कितना बचेगा, तो 3 तो उधर 2 इधर तो 5 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, ये डी का मान आ गया। अब लास्ट में आपको निकालना एफ आई डी आई, यानी जो एफ आई का मान है उसको इससे गुणा करना है, तो 15 तिया 45, और यहाँ पे माइनस का आएगा ये। फिर 7 को 10 से करना है तो माइनस का 70, फिर 15 को 5 से करना है तो 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो माइनस का 75 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर 24 को 0 से करेंगे तो 0, 16 को 5 से करो तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौसठ 16 5 80। ठीक है। और 5 को 10 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या, एक तो सिग्मा एफ आई निकालना है, और तो देखो अब अपन को क्या करना है यहाँ पे अपन को सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई इन सबको जोड़ना है। तो देखो 7 और 3 10, 10 और 15 कितने हो गए 25, 25 तो ये हो गए। फिर 24 और 16 को जोड़ो तो 6 इधर दे देंगे तो 30 और 10 40, तो 40 ही हो जाएंगे। तो 40 और 25 कितने हो गए, 40 और 25 हो गए अपने पास 65, है ना। भाई ये कितने हो गए थे अपने पास 25 हो गए थे, 25 में चलो 24 जोड़ लो, 25 में 24 जोड़ दिया 49, 49 में 16, 16 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे 55 और 10 65, 65 और 5 कितने हो जाएंगे 70, तो सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा 70। ये कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, सांख्यिकी वाले चैप्टर के हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही मेन चीज़ है, बाकी सारा काम तो इजीली हो जाता है, कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है ना। अब यहाँ पर ये निकालना अपन को, देखो सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ मान तो माइनस के हैं कुछ मान प्लस के हैं, तो आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस वालों को अलग जोड़ना है, प्लस वालों को अलग जोड़ना है। तो माइनस वाले तीनों को जोड़ दो यहाँ पे, देखो तो 5 0 5, तो 5 और 5 कितने हो गए 10, हासिल में एक जाएगा, 7 7 14, 14 और 4 18 और 1 19, तो माइनस का तो आया 190, माइनस का तो कितना आ गया 190 आ गया। फिर इधर आ जाओ अपने 80 और 50 कितने होते हैं, तो दो इधर दे दो 100 और 30 130, तो प्लस का कितना आ गया 130 आ गया। ठीक है ना। प्लस का 130 है माइनस का 190, अब ये दोनों असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, तो 190 में से 130 घटा दो तो पीछे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 0, 9 में से 3 गया तो 6, 60 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 60। ठीक है, माइनस का 60 आ गया ये। अब अपन को क्या निकालना, माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र, कल्पित माध्य विधि के अंदर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो कल्पित माध्य विधि के अंदर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक तो ये करना ही है अपन को, ठीक है ना। और इसमें साथ में किसका मान जोड़ना है, इसमें ए के मान को जोड़ना है अपन को, ए का मान अपन को जोड़ना है। ठीक है ना, ये अपन जोड़ देंगे इसके अंदर। अब देखो एक्स बार बराबर, तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान आया माइनस का 60 बटा सिग्मा एफ आई का मान आया 70 और प्लस ए का मान क्या है यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या करना आपको, ये माध्य निकाल दो ना, पहले अपन यहाँ इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको अपन डी बार कहते हैं, डी बार यहाँ पे, ये डी बार का फॉर्मूला है। फिर लास्ट में अपन माध्य का निकालेंगे, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला होता है डी बार प्लस ए, इस तरह से। तो यहाँ पर अपन डी बार निकाल देते हैं, पहले मैंने डायरेक्ट पूरा लगा दिया था, इस तरह से लगा लो, वैसे भी करोगे तो भी ठीक है ना। तो डी बार का निकालेंगे अपन, इस प्लस को हटा दो, पहले अपन डी बार का मान निकालते हैं। ये 0 से 0 गया, अब 6 में यानी माइनस का है तो माइनस का तो आंसर आएगा ही, 6 में 7 का भाग लगाना है, तो 7 का लगा, छोटी संख्या बड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। फिर 7 के पहाड़े में 60 आता नहीं है, 8 बार आता है क्या 56, फिर 4 बचेगा 0, फिर 7 की 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35,
तो 0.85 आ जाएगा, माइनस का 0.85, ये आया डी बार का मान। अब अपन को माध्य निकालना, तो एक्स बार बराबर होता है डी बार प्लस ए। तो डी बार का मान है माइनस का 0.85 और प्लस ए का मान है 17.5। 17.5 में से 0.85 को घटाना है, 85 को घटाना है, तो 17.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इधर पॉइंट आ गया, ये आ गया 85 है ना, और इधर आ गया 0। इसको माइनस करना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 लगा दो। 0 में से 5 जाता नहीं, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 आ गया, इसने एक उधार इसको दे दिया तो 4 बच गया। फिर अब ये उधार दे देगा इसको तो 14 बन जाएगा। 14 में से 8 गए तो 4 और 4 तो कितना बचेगा, 6। फिर यहाँ पे क्या बचा, इसने उधार दिया था तो 6 बचा, और यहाँ पे 1 बचा, तो 16.65। और दोनों में से बड़ी संख्या प्लस की है, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर 16.65 इसका माध्य आ जाएगा। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये अपन को सारणी दे रखी है, तो इसका बहुलक अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, वर्ग दे रखा अपन को, वर्ग, और यहाँ पर है बारंबारता, तो मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ। बारंबारता वर्ग है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और इसमें आपके पास जो बारंबारता है वो है 7, 8, 2, 2 और 1। इसका अपन को बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखो इसका बहुलक ज्ञात करते हैं अपन। इसका अपन को क्या याद करना, बहुलक। तो बहुलक में क्या होता है, बारंबारता देखते हैं सबसे अधिक वाली, सबसे ज़्यादा वाली कौन सी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे 8 है, तो ये आपका बहुलक वर्ग होता है। ये आपका क्या होता है, बहुलक वर्ग है ना। इसमें जो निम्न सीमा होती है वो L का मान होता है, और ये जो है ये F1 होता है, ये F0 और ये F2। ठीक है ना, H का मान होता है इनका गैप, वर्ग में कितने का अंतराल है। ठीक है ना, वर्ग में कितने का अंतराल है, यहाँ पे वर्ग में कितने का अंतराल है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, कितने का आ रहा, 2 का। तो H का मान अपने पास क्या हो गया, 2। L का मान अपने पास आ गया यहाँ पे 3। ठीक है ना, F0 का मान है 7, F1 का मान है 8 और F2 का मान है 2। बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक का सूत्र लगाओ। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा H। ये बहुलक का सूत्र होता है। मान रखो इसके अंदर L का मान है 3 प्लस F1 का मान है अपने पास 8 माइनस F0 का मान है अपने पास 7 बटा 2F1, 2 और F1 का मान है 8, तो वापस 8 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस F0 तो माइनस का 7 और माइनस F2 यानी कि 2, और H है तो H का मान भी क्या है अपने पास, 2 है। इसको सोल्व कर दो, तो 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 बटा 8 दूनी 16, ये दोनों माइनस के हैं है ना, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो 7 और 2 9, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 9 क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है, और 7 में गुणा हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3 प्लस 1 बट्टा 16 में से 9 गया, तो 16 में से देखो 6 गया तो 10 बचेगा है ना, 6 गया तो 10, और पीछे कितने 9, 3 और घटाने पड़ेंगे है ना, तो 3 और घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा यहाँ पे। तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, गुणा कौन है यहाँ पे, 2 है, तो बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 बट्टा 7। अब यहाँ पर आप 2 में 7 का भाग लगा दो, फिर 3 जोड़ देना, या फिर दोनों का लसापा लेके फिर भाग लगा देना, बात एक ही रहेगी। तो अपन क्या करेंगे, 2 के अंदर भाग लगा देंगे 7 का, तो 2 तो छोटी संख्या, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है ना, फिर 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा 6, फिर 0 लगाएंगे, 7 8 56, तो 0.28 आएगा, तो हो जाएगा 3 प्लस 0.28, इस 3 में पॉइंट यहाँ पर रहेगा है ना, तो 0.28 और 3 में पॉइंट पीछे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.28 आ जाएगा इसमें, 3.28 इसका बहुलक आ जाएगा अपने पास, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुके हैं इस पेपर के। ये आपका जो पेपर था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का पेपर था, ये 2024 का आपका पेपर था। ठीक है ना, इसको अपन ने पूरा सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब इसके लिए आपको टिप्स जो है वो ये रहेगी कि मैथ्स के पेपर में जो है टाइम की बहुत ही जो है किल्लत रहती है, टाइम किधर जाता है पता नहीं चलता, इसलिए आपको जो है इस क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले तो रिवर्स उल्टा चालू करना है, उल्टा चालू स्टार्ट करना है इसको। बड़े क्वेश्चन में जो आपको अच्छे से आते हैं वही क्वेश्चन आपको फटाफट से कर देना है, नीट एंड क्लीन तरीके से। ठीक है ना, फिर बड़े क्वेश्चन के बाद छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते जाना है, रिवर्स में चलना है, पहले सेक्शन डी, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन है, और उनमें भी वही क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आ रहे हो है ना। सोचने वाला काम अभी शुरुआत में आपको करना ही नहीं है, क्योंकि सोचने बैठ जाओगे तो टाइम आपका पूरा निकल जाएगा। सोचना आपको बिल्कुल नहीं है, जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पहले ही कर देने हैं। उसके बाद फिर वो वाले क्वेश्चन जिनमें थोड़ा थोड़ा सोचना पड़े
वो फिर आपको करने है ना, जिनमें आपको सोच मतलब टाइम बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, लिखने को कुछ मिल ही नहीं रहा, सोचे ही जा रहे सोचे जा रहे, ऐसे क्वेश्चन को आपको अबंडन कर देना है वहाँ पे, छोड़ देना उसको, ठीक है ना, उसको लास्ट के लिए छोड़ देना, लास्ट में टाइम बचेगा तो देख लेंगे, क्योंकि आपके पास समय जो है वो 3 घंटे 15 मिनट ही रहेंगे वहाँ पे, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और पेपर को अच्छा करना है तो उसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन पे रिवीजन, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्ट बनाएगी और पेपर को हल आसानी से हल करने, टाइम के अंदर हल करने की जो है पॉसिबिलिटी बनाएगी, ठीक है ना। और मैथ्स के अंदर तो आपको लिखना ही लिखना है हाथ से, सिर्फ आंखों से देख कर नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथमेटिक्स आंखों से देख कर नहीं आती, तो आपको खूब लिखना है, खूब रफ कॉपी जो है 5-6 रफ कॉपी आपको भरनी है मैथ्स के पेपर से पहले पहले, तो आपका पेपर जो है बहुत ही अच्छा होगा। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप सबको अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, दिल से जो है आपका पेपर अच्छा हो, यह हमारी दुआ रहेगी आपके लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, खूब शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।